जब हम भारत में ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो दो पद सबसे ज्यादा जहन में आते हैं, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। सुनने में तो भाई ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों के बीच का फर्क ही असल में भारत पर कब्जे और शासन की पूरी कहानी बयां करता है। तो चलिए आज इसी फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। सोचकर भी हैरानी होती है ना कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारियों ने इतने बड़े उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी। इसका जवाब दरअसल उन कुछ गिने चुने लोगों के फैसलों में ही छिपा है, जिनके एक इशारे पर नीतियां बनती थीं और बिगड़ती भी थीं। तो आइए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क क्या था? देखिए, गवर्नर जनरल जो थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे थे। उनका एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना और कंपनी का राज फैलाना। लेकिन फिर आया साल 1858 और सब कुछ बदल गया। अब आए वाइसरॉय, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के प्रतिनिधि थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारत अब किसी कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ये सिर्फ पद का नाम नहीं बदला था, ये सत्ता का पूरा ट्रांसफर था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब भारत पर किसी राजा या साम्राज्य का नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी का राज था। जी हां, एक कंपनी हुकूमत कर रही थी। यही था वो दौर जिसे हम कंपनी राज के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ब्रिटिश कंट्रोल की पकड़ धीरे धीरे कसी जा रही थी। पहले आए वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने अपनी कानूनी व्यवस्था की नींव डाली। फिर लॉर्ड बेंटिंक आए, जिन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा बना दिया और प्रशासन से लेकर शिक्षा तक हर चीज पर अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब लॉर्ड डलहौजी ने कमान संभाली। कहते हैं उनकी विस्तार की भूख बेहिसाब थी। और डलहौजी का सबसे खतरनाक हथियार वो थी उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा था। ये एक तरह से सीधी साधी हड़प नीति थी। नियम ये था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। बस इस एक नियम ने रातों रात ना जाने कितनी ही रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला दिया और राजा महाराजाओं के बीच असंतोष की एक ऐसी आग भड़काई जो बुझने वाली नहीं थी। और ये जो असंतोष की आग थी ना, ये सिर्फ महलों की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। ये वो चिंगारी बनी जिसने 1857 के महाविद्रोह की आग को हवा दे दी। एक ऐसा जबरदस्त विद्रोह जो इतना बड़ा था कि उसने भारत से कंपनी राज की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। 1857 के विद्रोह की गूंज लंदन के पार्लियामेंट तक सुनाई दी। अब ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो चुका था कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी के बस का नहीं है भारत को संभालना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली और यहीं से भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। क्राउन के सीधे शासन का एक नया दौर शुरू हुआ। और इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव के केंद्र में एक ही शख्स था, लॉर्ड कैनिंग। जरा सोचिए इस बारे में। वो कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और फिर क्राउन के पहले वाइसरॉय बने। मतलब एक ही इंसान ने दो अलग अलग जमानों को अपनी आंखों से देखा, सत्ता को कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे रानी के हाथ में जाते हुए देखा। लॉर्ड कैनिंग की एक विरासत तो आज भी हमारे साथ है। साल 1860 में उन्होंने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की शुरुआत की। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि 150 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे देश का क्रिमिनल लॉ काफी हद तक उसी औपनिवेशिक कानून पर टिका हुआ है। क्राउन का शासन सच कहें तो एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ लॉर्ड लिट्टन जैसे वाइसरॉय थे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन जैसे लोग भी थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। मतलब भारतीयों को पहली बार अपने छोटे मोटे मामलों में थोड़ी बहुत आवाज उठाने का हक दिया। ये दमन और रियायत का एक बड़ा ही अजीब खेल चल रहा था। और फिर आया लॉर्ड कर्जन का वो बदनाम फैसला, 1905 का बंगाल विभाजन। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि भाई ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। ये उस समय तेजी से बढ़ रहे स्वतंत्रता आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में बांटकर कमजोर करने की एक सोची समझी चाल थी। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का इससे बढ़कर उदाहरण शायद ही कोई हो।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौर में तो दमन अपने चरम पर पहुंच गया। पहले तो आया रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, मतलब सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी। और फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार, जहां हजारों निहत थे और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी आग फूंक दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। और अब कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। वो दौर जब ब्रिटिश राज का सूरज अब डूब रहा था और एक आखिरी शख्स को इस विशाल साम्राज्य के अंत की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। और वो आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनके कंधों पर इतिहास की शायद सबसे बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारियों में से एक थी, सदियों पुराने ब्रिटिश साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटना और भारत को सत्ता सौंपना। माउंटबेटन का प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन उसके अंजाम बहुत भयानक होने वाले थे। पहला काम ब्रिटिश फौज की तेजी से वापसी को मॉनिटर करना, और दूसरा और सबसे विवादास्पद कदम इस उपमहाद्वीप को 2 आज़ाद मुल्कों में बांट देना, भारत और पाकिस्तान। ये वो फैसला था जो दक्षिण एशिया का नक्शा ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत भी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस फैसले का नतीजा बेहद भयानक था। बंटवारे ने ऐसी हिंसा को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाखों करोड़ों लोग रातों रात अपने ही घरों से बेघर हो गए। ये इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक था। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ब्रिटिश राज की विरासत आखिर है क्या। एक तरफ रेलवे है, कानून है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द है, जख्म है, हिंसा और शोषण की कभी न मिटने वाली यादें हैं। इन दोनों को एक ही तराजू में कैसे तौला जाए, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं ढूंढा जा रहा है।